बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहते हैं। नाजरीन, PSL 5 का इनेकाद हुआ जो प्ले ऑफ और फाइनल रिमेनिंग था। अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हो चुके हैं और पूरी नेशन ने बहुत इन्जॉय किया और हम कराची किंग्स को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। इसके साथ साथ PCB को और तमाम अथॉरिटीज़ जो लॉ अथॉरिटी एजेंसीज थी, चाहे उसमें हमारी पुलिस इन्फोर्समेंट है, रेंजर्स है, पाक आर्मी है, इन सब को भी बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं कि इतना सक्सेसफुल इवेंट इन सर्कमस्टांसिस में उन्होंने अरेंज करवाया। सबको हम एक्नॉलेज भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। अब शो का बाकायदा आगाज़ वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम PSL 5 के हवाले से। जैसे हमने बात की कि PSL 5 का ज़बरदस्त इनेकाद हुआ और कराची किंग्स ने फ़ाइनल में लाहौर कलंदर को शिकस्त दी। इसका एक ओवरऑल हम व्यू देते हैं। फ़ाइनल के हवाले से बात करें, दोनों टीमें बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करके आई। हमने जैसे देखा कि पिछले तमाम एडिशंस के अंदर ये लास्ट पे स्टैंड करती थी। जब फ़ाइनल आया और दोनों टीमों ने फ़ाइनल में जगह बनाई और पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्ली ये शायद ख्वाहिश भी थी कि ये टीमें फ़ाइनल में आएँ, क्योंकि एक बड़ी लंबी राइवलरी है दोनों टीमों के दरमियान। फाइनल होता है, टॉस लाहौर कलंदर जीती है। पहले हम कुछ मैच विनर की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। लाहौर कलंदर के पास मैच विनर काफ़ी ज़्यादा थे। मोहम्मद हफीज़ थे, वीज़े थे, फिर उसके साथ समित पटेल अच्छी बॉलिंग भी कर रहे थे, साथ बैटिंग में भी अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। उसके अलावा शहीन शाह अफरीदी का रोल और हारिस रऊफ बड़ा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे। अगर मैच विनर के साथ साथ देखा जाए तो उनके पास 3 ऐसे मैच विनर प्लेयर थे कराची किंग्स के पास जो टीम को जितवा सकते थे। एक सबसे पहला नाम बाबर आजम का आता है। जैसे हम सब जानते हैं कि दुनिया के वो T20 के बेस्ट बैट्समैन हैं। उसके साथ सेकंड नंबर पे इवाद वसीम का नाम आता है जो कैप्टन भी हैं और अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से सबसे बेहतर कंसीडर किए जा रहे थे। और तीसरे नंबर पे जो नाम हमारे पास आता है वो मोहम्मद आमिर का था, जिन्होंने प्ले ऑफ के अंदर फर्स्ट क्वालिफायर के अंदर अपनी टीम को फतह दिलवाई सुपर ओवर में। अब हम फाइनल के हवाले से अगर पर्टिकुलरली बात करें तो टॉस लाहौर के अंदर जीत के पहले खुद बैटिंग करना ये कोई वाइज डिसीजन नहीं था। आई वुड कंसीडर कि ये एक ब्लंडर था, क्योंकि ड्यू फैक्टर कराची में कंटिन्यूसली हर मैच में आ रहा था। तो ड्यू फैक्टर के बाद जब सेकंड इनिंग्स में आप खेलते हो तो बैटिंग करना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। आल दो के उनके माइंड में ये चीज़ थी कि फाइनल का प्रेशर अपनी जगह पर होता है, बट आई डोंट थिंक सो कि जब आपके पास इतने ज़्यादा हिटर हों तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया। सेकंड मिस्टेक के हवाले से बात करें, मेरी कुछ लाहौर कलंदर के प्लेयर से भी बात हुई। टीम मैनेजमेंट की स्ट्रक्चर्स उनको ये थी कि आपने 200 का टारगेट मस्ट करना है। जब आपने शुरू में ओपनिंग स्टैंड मिल गया और आपने देखा कि बॉल बैट पे नहीं आ रही, डबल पेस के साथ आ रही है, रुक के आ रही है, तो उधर ये डिसीजन था, अच्छा होना था, अक्लमंदी यही थी कि आप विकेट पे थोड़ा टाइम गुजारते और एंड में हिटिंग की तरफ जाते, जो हमने देखा कि नहीं हुआ। जो बैट्समैन भी आया उसने एक ही तरह की शॉट्स खेली, हर बॉल पे 6 या बाउंड्री लगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से तमाम खिलाड़ी आउट होते रहे। इसी कंपैरिजन पे अगर हम देखते हैं कराची किंग्स के हवाले से हम कुछ बात करना चाहेंगे कि उनका एक ही बैट्समैन था जिन्होंने उनको फतह दिलवानी थी, वो बाबर आजम थे। अब करना लाहौर कलंदर ने क्या था कि बाबर आजम ने आपको अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी थी। आपको एटलीस्ट जो सर्कल के अंदर के फील्डर थे, चाहे वो आपका कवर के ऊपर था या आपके वो सिली मिडॉफ के ऊपर थे या वो कुछ आपके जो लेग साइड पे फील्डर थे, सबको दायरे के अंदर पास लाना था। ठीक है, सिली मिडॉफ और ऑन वाले फील्डर भी काफ़ी दूर थे, वो एजिस पे खड़े थे। जब तक आप बाबर आजम जैसे प्लेयर को इजी सिंगल्स देते जाओगे, क्योंकि वो जब बाउंड्री ना लग रही हो तो वो सिंगल ज़रूर रोटेट करते हैं, क्योंकि वो फिजिकली भी बहुत फिट है। तो हमने देखा कि उन्होंने क्या किया कि वो कंटिन्यूसली सिंगल्स लेते रहे और बड़ा सिंगल हैंडली अपनी टीम को मैच जितवा दिया। और इसमें ये मिस्टेक के अलावा हम बात करेंगे कि उनकी अप्रोच, जो उनके कैप्टन की बात करना चाहूँगा मैं, सुहेल अख्तर की, कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राउंड के अंदर कैप्टन की आ जाती है। अब इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का, अगर हमने जैसे शुरू में अपने शो में बात की थी कि लाहौर कलंदर के ऊपर नाम जो बहुत बड़े हैं, जब कोई ऐसा प्लेयर जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई, वो जब किसी बड़े या क्रंच गेम के अंदर आता है तो वो एक्सपोज हो जाता है। इमाद वसीम का उनके साथ कंपैरिजन बनता नहीं था। इमाद वसीम के पास अंडर-19 ए टीम की कैप्टनसी कर चुके थे और टीम के साथ भी इंटरनेशनल क्रिकेट आपको जानते हैं काफ़ी टाइम से खेल रहे थे। जैसे ही वो प्रेशर गेम आई, प्रेशर मूवमेंट आया, हमने देखा कि सुहेल अख्तर उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाए और ये प्रेशर का ही फाइनल था। इसी तरह हमने देखा इमाद वसीम ने बॉलिंग चेंजिंग भी अच्छी की, बैटिंग के अंदर भी जब देखा कि 2 आउट हुए एंड में तो खुद आ गए और इजीली उन्होंने टीम को मैच जिता दिया। जैसे उन्होंने
एलिमिनेटर के अंदर भी उन्होंने जितवाया था अपनी टीम को मैच। तो ऐसे बड़े मैचेस के अंदर नर्व्स की गेम होती है। हम समझते हैं कि लाहौर कलंदर के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी फाइनल जीतने की, जो उन्होंने मिस की, और इस चैम्पियन बनने का एजाज़ जो डिज़र्विंग टीम थी वो ऑब्वियसली इस सारे फाइनल को देखा जाए तो कराची किंग्स थी, जिस पे हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, अब कुछ बात करते हैं दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से। पाकिस्तानी टीम आज सुबह 3 बजे दौरा न्यूजीलैंड के लिए 55 लोगों का स्क्वाड जाएगा, जिसमें से 35 प्लेयर्स और 20 ऑफिशियल्स हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इतने ज़्यादा लोगों का ट्रैवल करना शायद ठीक चीज़ नहीं है, बट ओबियसली जो अथॉरिटी है पीसीबी समझते हैं अगर इतनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 2 टीम एक साथ ट्रैवल कर रही हैं, पाकिस्तानी टीम और साथ पाकिस्तान शहीन भी ट्रैवल कर रही हैं। और उसमें हमने लास्ट शो में भी कुछ बात की कि कुछ प्लेयर्स को टीम में होना चाहिए था, आल्दो अब नहीं है, लेकिन देखते हैं कि अब ये टीम कैसे परफॉर्म करती है। बाबर आजम ने फ्राइडे को इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं है क्योंकि अब आप टेस्ट के भी कैप्टन हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास सरफराज अहमद मेरे साथ होंगे और उसके अलावा अजहर अली साथ होंगे जो टेस्ट के कैप्टन थे, तो इनसे मैं गाइडलाइन लेता रहूँगा, और ऑलरेडी मैं कैप्टनसी T20 और ODI में कर रहा था, मेरे पास एक्सपीरियंस है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक सक्सेसफुल दौरा रहेगा डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, ये पैंडेमिक के अंदर ये प्लेयर्स का जाना, और इसके लिए हम उनको बेस्ट विशेस पेश करते हैं। जी, हमारी अगली खबर जो है वो दौरा इंग्लैंड के हवाले से है। इंग्लैंड की टीम ने 16 साल बाद पाकिस्तान का दौरा जनवरी में करना था, अब वो स्केड्यूल अक्टूबर में हुआ है। अब वो 16 साल बाद पाकिस्तान अक्टूबर में आएंगे और 2 T20 मैचेस 14 और 15 को कराची में खेलेंगे। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, फिर दोनों टीमें इसके बाद इंडिया रवाना हो जाएंगी और T20 कप वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी। ये अब कुछ बात करते हैं बॉक्सिंग के हवाले से। 54 साला माइक टायसन 15 साल बाद दोबारा रिंग में उतरने को तैयार है। उन्होंने अपने कैरियर के अंदर 20 साल प्रॉब्ली उनका कैरियर था, 85 से लेके 2005 तक उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 58 फाइट्स लड़ी, जिसमें से 50 में उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब वो 15 साल के बाद लॉस एंजल्स में अपने हरीफ रॉय जोन्स के साथ मुकाबला करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये 28 नवंबर को एक बेहतरीन मुकाबला नजर आएगा। नाज़रीन, आपने वीकली स्पोर्ट्स राउंडअप देखा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट गेस्ट कॉर्नर की जानिब। जी, जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट है वो फास्ट बॉलर से रेनाउंड है और पाकिस्तानी क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए। इसी तरह 90s के अंदर जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद थे, एक ऐसा फास्ट बॉलर आता है, आल्दो के वो बहुत थोड़े टाइम के लिए टीम का पार्ट बनते हैं, बट अभी तक हमारे ज़हनों में उनका नाम मौजूद है। जी, आज हमारे साथ गेस्ट कॉर्नर में जो मौजूद है उनका नाम है आमन नज़ीर। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया इरफान भाईजान आपका मुझे दावत देने के लिए अपने प्रोग्राम में। जी, बहुत वेलकम जी। हम काफ़ी दिनों से आपको ट्राई करना चाह रहे थे, आल्दो आप भी बिजी थे। एनीवे सर, कुछ इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए, आपने 90s में अपने कैरियर का आगाज़ किया, कुछ अपने अर्ली डेज का बताइए कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ आपका क्रिकेट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरा जो स्टार्ट था ना वो पाकिस्तान में 2-3 क्रिकेटर ही हुए हैं जो जिसमें मैं भी शामिल हूँ। एक वसीम अकरम साहब है, एक मैं हूँ। देखिए, मैंने अपनी वही जो स्कूल क्रिकेट होती है, कॉलेज क्रिकेट होती है, वहीं से स्टार्ट किया था। और मैं उससे पहले जो मेरी माँ है सामने PNDG मखाना, जिनके मैं अजहर जैदी साहब के क्लब से मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं क्रिकेट में मेरे निखार आता गया। और उसके बाद जनाब मैं पाकिस्तान टीम के लिए जब मैं सिलेक्ट हुआ था, वो कुछ इस तरह था कि मैं तो जस्ट उनको बॉलिंग करवाने गया था, एक्स्ट्रा जो बॉलर होते ना वो करवाने में गया था। हमारे कप्तान अजहर जैदी साहब ने, जुएब मियादाद साहब, वकार यूनुस साहब हमारे PND क्लब के मेंबर थे। इन्होंने जब कहा, मेरी बॉलिंग देखी नेट के ऊपर, इन्होंने कहा जी हमें ना 3-4 बॉलर चाहिए और आप हमें ना बॉलर भेज दीजिएगा कजाफी स्टेडियम में, तो जो हमें प्रैक्टिस करवाएं। अल्लाह ज नसीब करे, आसिम भट्ट साहब होते थे, वो स्कॉटलैंड से खेले थे, अब इस दुनिया में नहीं है। हम दोनों इकट्ठे कजाफी स्टेडियम गए थे और हमने पहले बताइए आप माशाल्लाह आपने काफी मिली। तो जब मैं दूसरा दिन हुआ तो मैंने आसिम भट्ट को कहा चलो यार चले। वो कहता यार मैंने नहीं जाना, तुम चले जाओ, वो तो ना सुनते हैं ना बोल देते हैं, तो इस तरह चलो। मैं कहा चलो भाई मैं तो जाऊंगा, मुझे तो बड़ा शौक है बड़े प्लेयरों को बॉलिंग करना और देखना। तो मैं जनाब वहाँ जब जाता हूँ तो फिर मैं ग्राउंड के अंदर खड़ा रहता हूँ। काफी देर बाद जब मुझे बॉलिंग मिलती है तो मैंने यकीन माने इरफान भाई, मैंने ऐसी बॉलिंग की कि जो जितने भी हमारे वो स्टार क्रिकेटर्स, वो स्टार ही क्रिकेटर थे ना जी, तो उन्होंने मुझे बड़ा पसंद किया। जब मैं नेक्स्ट डे फिर बॉलिंग करने जाता हूं तो वसीम अकरम साहब ने
उस वक्त कैंप लगा हुआ था वेस्ट इंडीज जाने के लिए जी। उसमें 10 से 15 फास्ट बॉलर ऐसे थे जो पाकिस्तान टीम के सिलेक्ट होने के लिए आए हुए थे, उन्होंने वेस्ट इंडीज का टूर करना था जी। जब बॉलिंग की मैंने तमाम प्लेयर को अच्छी तरह ठीक ठाक नपी तोली बाउंसर ये इधर जो भी मेरी उसमें काबिलियत थी वो मैंने की उस नेट पे। तो वसीम अकरम साहब ने कल इमरान खान साहब जो अब आजकल के प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं एजाज समझता हूँ जी, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था तो उन्होंने उनको कहा कि स्कीपर एक लड़का है एक आमिर नाम का, वो नेट पे आया तो वह काइंडली ना आप देख लें। वो इरफान भी मुझे सुबह फिर बुलाया जाता है, मैं फिर जाता हूँ, मुझे पहले ही ओवर दिया जाता है। तो खान साहब आए हुए थे, मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि मैं उस वक्त सोच भी नहीं सकता था कि मैं इन प्लेयरों के साथ खड़ा हूंगा, इनके साथ बॉलिंग करूंगा, इनको मैं देखूंगा, ये हर एक ख्वाब होता है, उसमें मैं भी शामिल था। और यकीन माने जब मैंने पहली 2-3 बॉल किए ना तो स्कीपर इमरान खान साहब ने वसीम अकरम को कहा कि इस लड़के को ले जाओ वेस्ट इंडीज और ये जितने बाकी है ना इनको इधर ही छोड़ दो। ये मेरे बड़े एजाज की बात। अच्छा, मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूंगा। फिर 93 में आपने ना मैंने कोई फर्स्ट क्लास खेली हुई है, ना मैंने कोई रीजन क्रिकेट खेली हुई थी, जस्ट अपने क्लब से और अपने कॉलेज से मैं क्रिकेट खेली हुई थी। जी अमर भाई, मैं इसी से कंटिन्यू करना चाहूंगा कि 93 में आपने अपना डेब्यू किया, वेस्ट इंडीज के दौरे पे आप जाते हैं और शायद आप वो पहले क्रिकेटर बन जाते हैं जिसने डेब्यू के अंदर हैट्रिक की। 2 आपने एक साथ आउट किए, वो गोल्ड सीएन था अंपायर का जो बाद लेटर ऑन काफी दफा दिखाया गया, जो आउट था जो अंपायर ने नहीं दिया, वो मेमोरी का जरा शेयर कीजिएगा कि अगर वो तीसरी विकेट भी अंपायर आउट दे देता तो हिस्ट्री के आप पहले बॉलर होना था जिसने डेब्यू पे हैट्रिक की, वो जरूर शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल इरफान, आपकी बड़ी मेमोरीज है यार, वो वाकई 2 आउट तो पक्के थे। और देखिए मैं बताना चाह रहा था कि मुझे किसी क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस नहीं था और जब मैं वेस्ट इंडीज के लिए सिलेक्ट होता हूँ तो मेरे लिए एक एजाज की बात है। और मैं वेस्ट इंडीज का टूर करना हर एक के वो वास की बात नहीं थी उस वक्त। हर कोई ना जान छुड़ाता था कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को कौन खेलेगा, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को कौन झेलेगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, मेरी माँ बाप की दुआएं थी। और जब मैं वहां पहुंचा, जैसे आपने कहा पहले मैच में मैंने 2 आउट किए थे जनाब, वो 100% थर्ड लोगी भी आउट था, मगर क्या था कि मैं 2 गेंदों में 2 आउट कर चुका था और मैं काल हुपर को लेग बिफोर भी कर चुका था, मगर अंपायर ने टच से मस ना हुआ, उसने कोई प्रेशर फील ही नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, पब्लिक का भी बड़ा प्रेशर था। आपको याद होगा जब हम 5वां वनडे मैच खेल रहे थे ना तो मैच टाई हो गया था, वो पब्लिक सारी ग्राउंड में आ गई थी। बिल्कुल हमें याद है, बिल्कुल वो पाकिस्तान मैच जीत चुका था, वो क्राउड की वजह से हम मैच टाई हो गया। आउट हैट्रिक हो जाती तो मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी और मैं कहता हूँ कि रहती दुनिया तक रहती क्रिकेट तक मेरा नाम रहना था। जैसे हमारे जो लेजेंड क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब, उन्होंने हैट्रिक का उनका बड़ा तोज़ा था, उसमें मैं भी शामिल हो जाता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसमें मैं एक बात करना चाहूंगा कि आपने पाकिस्तान की तरफ से 6 टेस्ट खेले और 9 ओडीआई खेले। आपका कैरियर जो आप जिस तरह के कमाल बॉलर थे इतना लंबा नहीं रहा, उसकी क्या रीजन समझते हैं? शायद साउथ अफ्रीका के ऊपर आपको इंजरी हो गई थी टूर पे, वो रीजन बनी है? इसके अलावा कोई रीजन समझते हैं कि आपका कैरियर इतना छोटा टेन्योर का रहा? इंजरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 से 18 साल क्रिकेट खेली है, मुझे आज तक कभी इंजरी नहीं हुई। देखिए मेरे बाहर निकाला गया था क्योंकि आजकल के जो बॉलर है ना, ये बॉलर नहीं है भाईजान, ये तो आप देखें ना, आपका बॉलर है क्या? उस वक्त कंपटीशन कितना था। वसीम, वकार, आकिब, जावेद के होते हुए आप कैसे सोच सकते हैं कि आप इनको बाहर करके आप खेलेंगे? उस वक्त टीम थी, वो उस वक्त 100 to 100% बंदा पीछे बैकअप पे बैठा होता था, वो मैं उस वक्त खेलता था। इरफान में मैंने टूर बहुत किए हैं। जब वकार, आकिब, जावेद अनफिट हुआ तो मैं वेस्ट इंडीज टूर खेला, ठीक है जी। मैं जब वकार यूनुस भाई साउथ अफ्रीका में अनफिट हुए तो मैं वो टेस्ट मैच खेलने गया, हालांकि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था उस वक्त, मैं पाकिस्तान में टॉप विकेट टेकर था उस सीजन का, मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। बाद में जब जोबर्ग में वकार भाई अनफिट हुए तो मुझे 24 घंटों की फ्लाइट लेके कनेक्टिंग इधर से उधर मैं डायरेक्ट, वो भी मैं आपको बता दूं वाकया कि मैं प्लेन में था, टेस्ट मैच शुरू हो चुका था, ये भी रिकॉर्ड होगा मेरे लिए। और जब मैं वहां ग्राउंड पे जाता हूं तो फोटोग्राफर तस्वीरें खींच के वो भी जब मैं तैयार होके जाता हूं तो जनाब वो तमाशाइयों ने तालियां मारी कि ये कैसा क्रिकेटर आया है, जो टीम भी मैच भी शुरू हो चुका है और जनाब वो अब जहाज से उतर के आ रहा है। और आप 35 मिनट शायद 35 डिलेड के साथ आपने टीम को ज्वाइन किया था, मैच शुरू हो चुका था, 35 मिनट का मैच भी हो चुका था, उसके बाद आपने ज्वाइन किया था। ऐसा। और मेरे ना खिलाने की बात यह कि मुझे मैं अब ये देखें, अब आप
बात वो करनी चाहिए जो है। मैं अब कहूँ जी मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ वो हुआ, जो मेरे साथ होना था वो हो चुका हुआ है, मैं उस पर पछताना नहीं चाहता। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं, अल्लाह पाक ने मुझे छोटे अरसे में इतनी इज्जत दे दी। जैसे अब आप इंट्रो में मेरा आप इंट्रोडक्शन किया, अभी भी मेरे लोग दिलों में मैं बसता हूं। और मेरी जो स्विंग है आजकल के बॉलरों में, मुझे बता दें कितने हमारे इतने बच्चे यंगस्टर आ रहे हैं जो हमारे बड़े क्रिकेटर हैं, किसके पास इतनी स्विंग है? अब तो स्विंग नाम का खत्म ही हो गई है। हम कोचिंग तो बहुत बच्चों को कर रहे हैं, हम तो कोचिंग बड़े सीनियर क्रिकेटरों को कर रहे हैं, और भाई स्विंग किधर है? स्विंग किधर है? स्विंग को लेके आओ। हमने तो वो मेहनत की हुई है, हमें तो कोई बताने वाला भी नहीं था। इरफान अमन नज़ीर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बट अभी ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमन नज़ीर साहब के साथ मजीद कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपने क्रिकेट खेली, उसके बाद कोचिंग साइड पे कभी आपने सोचा नहीं कि मुझे आना चाहिए और लड़कों को ये आर्ट सिखाना चाहिए? उस साइड पे कभी पीसीबी ने या आपने खुद से कभी कोई एकेडमी के थ्रू या किसी क्लब के थ्रू सिखाने का मौका नहीं समझा? कोचिंग नहीं कर सकता। कोचिंग एक बहुत ही समझे कि थैंकलेस जॉब है। अगर कोई टीम हार जाए, जो मर्जी हो जाए, कोई परफॉर्म ना करे, वो सारा नजरा जो होता है ना वो हमारे जनाब वो कोच के ऊपर पड़ जाता है। हालांकि कोच तो बड़ी मेहनत करते हैं यार। वो कौन कहता है कोच ऐसा होगा कि जी मेरी टीम हारे, मेरा जो प्लेयर है वो परफॉर्म ना करे? ठीक है, मेरा जो है ना कोचिंग की तरफ मेरा ध्यान नहीं है। मैं सिलेक्शन अंडर 19 जूनियर सिलेक्टर का रहा हूँ 3 साल पीसीबी की तरफ से। जैसे खान साहब की हुकूमत आई, हमसे बगैर कोई पूछे कीछे हमें कहते जी आप फारिग हैं। भाई हमारा कसूर बताया जाता, हमें बुलाया जाता। वो ये है कि मैं जब भी आऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या मुझे दोबारा कोई मौका मिलेगा तो मैं एज ए सिलेक्टर ही आपको नजर आऊंगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप अपने एनालिसिस की वजह से बड़े दबंग वो क्रिटिक्स के तौर पे भी हमें नज़र आते हैं। उस हवाले से आपके कुछ चीज़ों के हवाले से आपका हम फीडबैक भी लेना चाहेंगे। ये बताइए डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है, जैसे अभी पीएम का विजन था, उस पर हमने ऑल दो पहले भी काफ़ी क्रिकेटर से बात की, सीनियर क्रिकेटर से भी बात की, तो अब जैसे अब वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म करके हम रीजन क्रिकेट पर आ गए हैं, तो उस पर आपका क्या स्टांस है? आप इस सारे को कैसे, क्योंकि 600-700 लड़का ऑलमोस्ट जॉबलेस हो चुका है, तो उस सारे चीज़ों को कैसे आप किस नज़र में देखते हैं? फान भाईजान, ये आपने वो सवाल किया है कि ये एक क्रिकेटर से नहीं किया, एक आपने उन लड़कों के वालिदैन से किया, उन लड़कों की बहन भाइयों से किया है, उन बच्चों जिनकी बीवियां हैं, जिनके बच्चे हैं, आपने उन सवाल ये उन लोगों से किया, मेरे से नहीं किया। भाईजान ये देखें इस मुल्क में कितने, ये वो मुल्क नहीं है जिनके पास हमारे हर प्लेयर के पास डोमेस्टिक में करोड़ों रुपए है, और नहीं है। वो एक डिपार्टमेंट ही था जो हमारा चूल्हा जला। मैं अभी भी लाइट बैंक में जॉब करता हूँ, बाद एक क्रिकेटर हूँ जो अभी बैंक में लगा हुआ हूँ। बाकी जो हमारे क्रिकेटर जो क्रिकेट खेल रहे हैं बैंक से लगे हैं, उनका रोजगार है, पूरे साल की उनको सैलरी मिलती है, पूरे साल उनको मेडिकल मिलता है, हाउस लोन मिलता है और फैसिलिटी मिलती है। और यार आपने इन लोगों का घर का चूल्हा ही बंद कर दिया। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमन नज़ीर साहब के साथ मजीद कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपने क्रिकेट खेली, उसके बाद कोचिंग साइड पे कभी आपने सोचा नहीं कि मुझे आना चाहिए और लड़कों को ये आर्ट सिखाना चाहिए? उस साइड पे कभी पीसीबी ने या आपने खुद से कभी कोई एकेडमी के थ्रू या किसी क्लब के थ्रू सिखाने का मौका नहीं समझा? कोचिंग नहीं कर सकता। कोचिंग एक बहुत ही समझे कि थैंकलेस जॉब है। अगर कोई टीम हार जाए, जो मर्जी हो जाए, कोई परफॉर्म ना करे, वो सारा नजरा जो होता है ना वो हमारे जनाब वो कोच के ऊपर पड़ जाता है। हालांकि कोच तो बड़ी मेहनत करते हैं यार। वो कौन कहता है कोच ऐसा होगा कि जी मेरी टीम हारे, मेरा जो प्लेयर है वो परफॉर्म ना करे? ठीक है, मेरा जो है ना कोचिंग की तरफ मेरा ध्यान नहीं है। मैं सिलेक्शन अंडर 19 जूनियर सिलेक्टर का रहा हूँ 3 साल पीसीबी की तरफ से। जैसे खान साहब की हुकूमत आई, हमसे बगैर कोई पूछे कीछे हमें कहते जी आप फारिग हैं। भाई हमारा कसूर बताया जाता, हमें बुलाया जाता। वो ये है कि मैं जब भी आऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या मुझे दोबारा कोई मौका मिलेगा तो मैं एज ए सिलेक्टर ही आपको नजर आऊंगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप अपने एनालिसिस की वजह से बड़े दबंग वो क्रिटिक्स के तौर पे भी हमें नज़र आते हैं। उस हवाले से आपके कुछ चीज़ों के हवाले से आपका हम फीडबैक भी लेना चाहेंगे। ये बताइए डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है, जैसे अभी पीएम का विजन था, उस पर हमने ऑल दो पहले भी काफ़ी क्रिकेटर से बात की, सीनियर क्रिकेटर से भी बात की, तो अब जैसे अब वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म करके हम रीजन क्रिकेट पर आ गए हैं, तो उस पर आपका क्या स्टांस है? आप इस सारे को कैसे, क्योंकि 600-700 लड़का ऑलमोस्ट जॉबलेस हो चुका है, तो उस सारे चीज़ों को कैसे आप किस नज़र में देखते हैं? फान भाईजान, ये आपने वो सवाल किया है कि ये एक क्रिकेटर से नहीं किया, एक आपने
उन लड़कों के वालिदैन से किया है, उन लड़कों की बहन भाइयों से किया है, उन बच्चों जिनकी बीवियां हैं, जिनके बच्चे हैं, आपने उन सवाल ये उन लोगों से किया है, मेरे से नहीं किया। भाईजान ये देखें इस मुल्क में कितने, ये वो मुल्क नहीं है जिनके पास, हमारे हर प्लेयर के पास डोमेस्टिक में करोड़ों रुपए है, और नहीं है। वो एक डिपार्टमेंट ही था जो हमारा चूल्हा जला था। मैं अभी भी लाइट बैंक में जॉब करता हूँ, वहां एक क्रिकेटर हूँ जो अभी बैंक में लगा हुआ हूँ। बाकी जो हमारे क्रिकेटर जो क्रिकेट खेल रहे हैं, बैंक से लगे हैं, उनका रोजगार है, पूरे साल की उनको सैलरी मिलती है, पूरे साल उनको मेडिकल मिलता है, हाउस लोन मिलता है और फैसिलिटी मिलती है। और यार आपने इन लोगों का घर का चूल्हा ही बंद कर दिया है। उनकी माँ बाप की दुआ, अद्वियात, उनकी खुराक, उनका हर चीज आपने बंद कर दिया। खुदा का खौफ खाओ आप। मैं कहता हूँ हाँ साहब का विजन ठीक है, उन्होंने 6 टीमें बना दी। और भाईजान आप डिपार्टमेंट का क्या कसूर है? असल क्रिकेटर तो डिपार्टमेंट पैदा करके देता है। आमिर भाई क्या दोनों को एक साथ ही लेके जा सकते थे हम? वो ग्राउंड के पैसे भी देता है आपको, वो हर चीज खुद, होटलिंग भी खुद करता है। आप सिर्फ उनको ग्राउंड ही मुयस्सर करते थे ना, और क्या करते थे? मैं अमर भाई यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे क्लब क्रिकेट खत्म हो चुकी है और क्लब क्रिकेट खत्म हो चुकी है, उसके अलावा हमने PSL भी करते थे। काजम ट्रॉफी के अंदर हमने देखा कि ये तमाम डिपार्टमेंट भी आ जाते थे। क्या दोनों सिस्टम को हम पैरेलल एक साथ नहीं लेके चल सकते थे? तो उसके वाले से पहले ऑलरेडी 2 साल से एग्जिस्ट भी कर रहा था। मैं इरफान साहब यही बात करना चाह रहा हूं कि उस वक्त कितनी क्रिकेट होती थी। पेंटांगुलर कप होता था, काजन ट्रॉफी होती थी, पैटर्न ट्रॉफी होती थी, विल्स कप होता था, ग्रेड 2 क्रिकेट होती थी, अंडर 19 लेवल की क्रिकेट होती थी, A टीम टूर करती थी, पाकिस्तान टूर करती थी। भाई उस वक्त भी तो क्रिकेट चल रही थी ना। उस वक्त की क्रिकेट से इतने बड़े जो स्टार आज जो टीवी पे बैठे होते हैं, आज जो तजिया कर रहे होते हैं, ये उसी दौर की पैदावार है। ये तमाम क्रिकेटर जो हैं जनाब, ये डिपार्टमेंट के ही वो उनके वजह से हैं थे। अदरवाइज और क्या रीजन में कितनी क्रिकेट होती है बताए ना। जब डिपार्टमेंट जो होते हैं हम रीजन आ जाके खेलते थे। मैं कहता हूं, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं अपने इमरान खान साहब से और जितने PCB के लोग हैं, खुदाया डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल कर दिया जाए, उनको ना छेड़ा जाए। वो उनको एक अलग एक टूर्नामेंट आप दे देते, वो लोगों को नौकरियों से ना निकालते। अभी भी मैं कहता हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखें जो भी CEO आता है ना, जो भी चेयरमैन आता है ना, तो वो अपना विजन लेके आता है, वो अपने लोग लेके आते हैं, वो अपना प्लान लेके आता है। जी हम डोमेस्टिक को ये करेंगे, ये करेंगे। ये आज से नहीं हो रहा इरफान भाई, ये कितने सालों से होता आ रहा है। जो पता है गोल्ड कैटेगरी, प्लैटिनम कैटेगरी, वो कैटेगरी, ये प्लेयर हो भाई। क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट की बात करो। ये जो आप प्लान करते हो ना, ये बात की बातें हैं। हमें सिर्फ क्रिकेट चाहिए। देखें अब अंडर 19 लेवल की आप बात देखें, जो क्रिकेट की असल ग्रोथ है ना, वो आपके जूनियर लेवल पे है। आपने जूनियर लेवल की 6 टीमें कर दी हैं, और खुदा का खौफ खाओ। और जो बच्चे हैं जो क्लबों में नहीं जाएंगे, हमारे आगे फ्यूचर का आने का कोई, आपने वो जड़ें ही काट दी हैं। अब कौन सी माँ बाप आपको बताएं अंडर 19 किसी को खेलना देगा? हर रीजन में 25 या 30 लड़के सेलेक्ट हुए 6 टीमों में। अमर भाई मैं इसी से एक और क्वेश्चन आपसे ऐड करना चाहूंगा कि इसके 2 नुकसान जो भी नजर आ रहे हैं। एक तो इतना लड़का जॉबलेस हो गया, सेकेंडली आपको जो करंट लॉट है ये तो सर्व कर देगी आपको, कंपटीशन थोड़े लड़के हो गए, ज्यादा नजर आएगा, बट आपको नए लड़के नहीं मिलेंगे। क्या नहीं समझते आप कि जब ये क्लब क्रिकेट भी नहीं हो रही, स्कूल कॉलेज क्रिकेट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो अब डिपार्टमेंट भी टेक केयर नहीं करेंगे, तो कोई भी पेरेंट्स करेज नहीं करेगा अपने बच्चे को दोबारा से क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये फ्यूचर के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? भाईजान ये फ्यूचर तबाह हो रहा है। यानी कि ये क्रिकेट का हाल वो होने लगा है, मेरे मुंह में जो पाकिस्तान हॉकी टीम का हाल हुआ है ना, वो हमारी क्रिकेट का होने लगा है। अगर यही निजाम चलता रहा, यही हमने 6-6 टीमें बनाते रहे, हम ये इसी तरह चलते रहे, अपने किसी को खुश करने के लिए हम ये प्लान चलाते रहे, हम क्रिकेट को तबाह कर देंगे। ठीक है जी, हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। मैं कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिक रहा यार। हमने 2 सीजन कर लिए ना, कोई बात नहीं है, मगर आप बैक टू थोड़ा सा जूनियर लेवल के ना, उनको कम से कम 18 रीजन तक रहने दें, उनको आप खेलने दें बच्चों को। बच्चे खेलेंगे, फिर ही वकास यूनुस बनेगा ना, फिर ही कुछ सईद अनवर, आमिर सुहेल, जुएब मियादाद, इमरान खान, ये फिर ही बनेंगे। जब हमने नीचे से ही हमने जड़ें काट देनी है, तो इरफान साहब आगे आपको टैलेंट क्या नजर आएगा? आप अब जो ये मेरी बात सुने, अभी आपने जो 6 टीमें बनाई हैं, मैं कोई क्रिकेटर नाराज ना हो जाए मुझसे, और भाई मैं जो बात हो वो मैं कर दूंगा, चाहे हमने नाराज होना होते नहीं। अब जितने लड़के जिनका फ्यूचर ही नहीं है पाकिस्तान खेलने का, उनका फ्यूचर ही नहीं है, आप उनको टीमों में खिला रहे हो। बिल्कुल ठीक बात। अब कितने ऐसे हैं जिन्होंने आगे खेलना? चले आप मुझे बता दें, मुझे तो इतना डोमेस्टिक को मैं देखता नहीं, इसलिए नहीं देखता, कोई गुड रिजल्ट ही नहीं आना।
वो भी होते हैं जी, विकेटें ऐसी हैं जी, बॉल ऐसा है। ओ भाई, यू आर प्रोफेशनल, आपको ठीक ठाक अमाउंट मिलती है, आपको वेदर का भी पता होना चाहिए, आपको विकेटों का भी पता होना चाहिए, आपको बॉल का भी पता होना चाहिए। नो एक्सक्यूज, यू आर प्रोफेशनल क्रिकेटर, आपको हर चीज पता है। आपने हर साल इन ग्राउंडों पे खेला है, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, आपने हर ग्राउंड पे खेला, अभी भी रोते रहते हो। वही कोचिंग का रोना, वही हम कप्तान का रोना। और भाई बस कर दो। मसला यही है ना कि जब बोर्ड में नहीं होते तो इसके हवाले से बात की जाती है। आप अपनी काबिलियत दिखाओ। मैं वही कह रहा हूँ आमिर भाई, जैसे जब बोर्ड में नहीं होते तो इसके लिए बात की जाती है, जैसे ही कुछ लोग जब बोर्ड में आ जाते हैं, जॉब मिल जाती है, तो वो इस पे बात करना छोड़ देते हैं। खैर, हमारा मकसद यही है कि क्रिकेट की बेटरमेंट हो और ये चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। कुछ अब रिसेंट क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं। रिसेंट क्रिकेट में अभी परसों हमारी टीम ट्रैवल कर जाएगी, कल प्रॉब्ली ये न्यूजीलैंड के लिए। तो उस हवाले से कैसे देखते हैं? ये 55 लोगों का स्क्वाड जा रहा है, 35 प्लेयर है, पाकिस्तान टीम और शाहीन की टीम जा रही है, तो इतनी ज़्यादा सिलेक्शन। और इस सिलेक्शन के अंदर जैसे हमने देखा कि एसएच शफीक का नाम नहीं है। फिर एक और चीज़, आज भी हमने बाबर आजम से भी बात हुई कि आप उसमें जैसे हमने देखा इमामुल हक जा रहे हैं, वो T20 भी नहीं खेलते, टेस्ट भी नहीं खेलते, ओडीआई खेलते हैं। ओडीआई तो होना ही नहीं न्यूजीलैंड के साथ। तो इस तरह इतना ज़्यादा लॉट को लेके जाना, ये आप जस्टिफाइड समझते हैं? उस हवाले से देखिएगा ज़रा। देखें, ये तो ग्रेट जो हमारे मिसबा उल हक साहब हैं, ये तो क्वेश्चन आपको उनसे करना चाहिए था। वो अपनी कप्तानी में भी उनको साथ रखते थे, अब वो कप्तानी से वो हट गए, अब कोच आ गए हैं, वो सिलेक्टर आ गए हैं। ये तो उनसे पूछें आप, ये बेहतर बता दे कि उनसे पूछा गया था, उनके पास जवाब नहीं था, उनसे पूछा था ये क्वेश्चन। अगर वो वनडे भी नहीं खेलता, वो टेस्ट भी नहीं खेलता, वो T20 भी नहीं खेलता, वो आप इंग्लैंड सीरीज पे भी ले जाते हो। आप इधर जो जिम्बाब्वे की टीम आती है उसको भी फिर आप साथ रख लेते हो, अब उसको न्यूजीलैंड लेके जा रहे हो। और भाई इस तरह नहीं करो, आप इसके साथ भी ज्यादती कर रहे हो। या उसको, या आप नीचे जो यंगस्टर बैठा है, जैसे हमारे अभी इस बार T20 में इतने अली इमरान, हुसैन तला, ये इतने बच्चे अच्छे हैं यार। आप समी असलम का नाम लेना चाहूंगा। वो रिसेंटली कह रहा है शायद मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, तो पाकिस्तान से चला जाएगा। वो लड़का जिसने टेस्ट में हर सीजन में परफॉर्म किया, तो टेस्ट में समी असलम जैसे लड़के को नहीं लेके जाया जा रहा, 2 साल से निगलेक्ट किया जा रहा है, खिलाए बगैर उसको ले आते थे। तो ऐसे टैलेंट का फिर ज़िया कैसे कर रहे हैं आप, कैसे जस्टिफाइड करेंगे आप? ये देखें, समी असलम का आपने नाम लिया। समी असलम एक वाहद इनको टेस्ट ओपनर मिला था, लेफ्टी, जो लगता था कि यार ये प्योर जो है ना टेस्ट प्रोडक्ट है। वो उसको बॉल छोड़ना आता था, उसको बारी लेनी आती थी, वो उसको पता था मैं किस मैटर पे किस बॉल को खेलना है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ छोटा वो सीजन खेले हैं, इतना उसको नहीं लेके खिलाया उसको, मगर उसने जब भी वो इनिंग्स खेली है उसने हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खेली है। मगर उसके साथ वही ना, टैलेंट की कदर ही नहीं है भाई। अगर आपने कई प्लेयरों को एक छक्के के ऊपर 100 के ऊपर आप फखर जुमान को ले ले, तो भाई 100 वो जो उसने किया चैंपियन ट्रॉफी में, उसके बाद आप उसको खिलाई जा रहे हो, वो परफॉर्म भी नहीं करता, वो डोमेस्टिक में नहीं करता। अब उसने 300 रन का लिया, जिसको खिला दो, अभी भी PSL में दे ले, ये जिम्मेदारी नहीं लेता भाई वो। आप उसको सिलेक्ट क्यों कर रहे हो? आप कई यंगस्टरों के साथ ज्यादती कर रहे हो, यानी दोस्तियां निभा रहे हो ना आप। इस तरह नहीं करें, आप ना टैलेंट को देखें, जो आपके पास रिलायबल है। आप T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करें, आप आगे वर्ल्ड कप की तैयारी करें। हमें आगे की तरफ देखना है, हमें वो फिर नहीं फटे कारतूस भी चलाई जाए, ठा 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 इसको ही रखी जाओ, नहीं भाई। अब जो है ना, अगर आपने 6 टीमें बनाई है, अब जो हमने इतना पैसा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगा रहा है, तो हमें यंगस्टर को आगे लेके आना है। बिल्कुल सही बात। अच्छा अमर भाई, ये यंगस्टर के हवाले से बात करूंगा। जैसे हमने देखा कि बाबर आजम अब हमारे कैप्टन है और तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है। मिसबा के बाद शायद हमें, मिसबा के टाइम में भी हम टेस्ट में तो चलो परफॉर्म कर रहे थे, वो भी यूई कंडीशन के अंदर, ओडीआई के अंदर, और T20 में हम बहुत पीछे चले गए थे। सरफराज ने आके अटैकिंग क्रिकेट खेली, हमें एक ऐसा कैप्टन नजर आया जो लग रहा था कि लंबा टाइम सर्व कर देगा, बट उनकी अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्लाइन की तरफ गई और उसके बाद उनको तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से हटा दिया गया। अब बाबर आजम है, तो आप बाबर आजम को एज ए बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान के होते हुए समझते नहीं है कि थोड़ा जल्दी है ये डिसीजन, या आप समझते हैं ठीक डिसीजन है कि उन्हीं को ही कैप्टन होना चाहिए था तीनों फॉर्मेट में? जैसे हमने देखा लारा टेंडुलकर बेस्ट बैट्समैन थे, जब वो कैप्टन बने तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस अंडर माइन आ गई। तो उस हवाले से ये कैसा डिसीजन देखते हैं PCB का आप? इरफान भाई, वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, अगर मैं बाबर आजम को बैक करूंगा, ही इज द नंबर 1 प्लेयर एट द वर्ल्ड, मगर ये है बाबर आजम को भी टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसको देनी भी नहीं चाहिए थी। अभी देखें, बाबर आजम आपका वाहद एक प्लेयर है जो वन मैन शो हो गया, आपको T20 भी रन करके देता है, वनडे भी करके दे रहा है। हमें उसको अभी T20 और वनडे में ही रहने देना चाहिए था कप्तान। 5 दिन की क्रिकेट ना मुख्तलिफ है भाई। आप जब
आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा। अगर आप वनडे T20 हार जाते हैं तो टेस्ट सीरीज आ जाती है, तो आप अपनी बैटिंग से भी जाओगे और आपसे गलत फैसले भी होंगे और कैप्टनसी भी नहीं कर सकोगे। आपको तो पाकिस्तान में जो करता है उसको सलाम है, जो नहीं करता है एक सीरीज के बाद उसको लोग उसको तनकीद करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं बाबर आजम को देखना चाहिए था कि जब ये पीसीबी उसे बात कर रहा था तो उसको ये चाहता था कि भाईजान नहीं, मैं सिर्फ अभी वनडे और T20 पे फोकस करूंगा और अपनी जो मेरी फॉर्म लगी हुई है मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मेरे ख्याल से उसको ये डिसीजन लेना चाहिए था। अभी भी फैसला उसके हाथ में है, वो इसको कैसे लेकर चलता है। अगर उसने हामी भरी है तो वो समझता होगा कि भाईजान मैं कर सकता हूं भाई, मत तो ऐसा सोचो। बाबर आजम साहब, दिस इज अ पाकिस्तान, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, यहाँ पे हीरो को सलाम भी करते हैं और वही हीरो को ये जनाब उसको तनकीद भी करते हैं। जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अजहर अली को 2 साल के लिए कप्तान बनाया गया, उसका मैं कप्तान हूं। आमिर भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं। जैसे अजहर अली को 2 साल के लिए कप्तान बनाया गया और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हारने के बाद उनको हटा दिया गया, तो ऑब्वियसली ये प्रेशर तो अब बहुत ज्यादा बराबर पे होगा, क्योंकि तीनों फॉर्मेट को चलाना और अपनी परफॉर्मेंस को भी दिखाना, ये उससे डबल प्रेशर है, क्योंकि हमारी टीम पूरी उन पे रिलाई कर रही है। तो उस लिहाज से भी है। तो कुछ मैं PSL के हवाले से भी बात करना चाहूंगा आपसे कि हमारा पोस्टपोन हो गया था PSL कोविड की वजह से। हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त क्राउड भी आ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से हमें पोस्टपोन करना पड़ा। प्ले ऑफ और फाइनल अब हुआ। ये पूरे PSL को, रिमेनिंग मैचेस को कैसे देखते हैं आप कि क्या स्टैंडर्ड रहा और कैसे PCB की ये एकदम तो नंबर 1 हमें नजर आया और सब उसको सलूट भी कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा लॉजिस्टिक के साथ और इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम के साथ इस टूर्नामेंट को फिनिश करवाना, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दाद देता हूं और वसीम खान साहब और चेयरमैन साहब को दाद देता हूं। उन्होंने कोविड-19 जैसे पूरी दुनिया में वबा फैली, अल्लाह पाक इस वबा से हमें बचाए जल्दी से। मतलब आप देखें, उन्होंने अच्छा फैसला किया और तमाम फ्रेंचाइज ने जो फैसला किया जी, हमें मौका देना चाहिए। और देखें, मुल्तान पहली मरतबा आया, लाहौर पहली मरतबा आया, कराची तो पहले आ चुका था। और मेरे हाथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा फैसला किया। उन्होंने अच्छा सा एक विंडो देखी कि ये हमारे पास 5-4 दिन है, उसमें हम करा सकते हैं। देखिए, ट्रैवलिंग का और द वर्ल्ड इशू चल रहा है, मगर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो काम भी कर दिखाया, उसको शाबाश भी मिली। और जो फ्रेंचाइज थी जिनकी ख्वाहिश थी कि फाइनल होना चाहिए, हमारा एलिमिनेटर मैचेस होने चाहिए, वो हो गए। मगर ये है कि हमारे जो क्राउड का जो था फुकदान, ये अब क्या कर सकते हैं। मगर ये है कि मैं PSL को अच्छा खुशाइन फैसला करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। और ये फाइनल मैच को कैसे देखते हैं जो कराची किंग्स ने टाइटल अपने नाम किया, वो आपको क्या लगता है कि किस जगह पे लाहौर कलंदर की मिस्टेक्स हुई और वो फाइनल उनके हाथ से निकल गया? इरफान भाई, ये सवाल ना मुझसे करे, मेरा बड़ा दिल दुखा है, क्योंकि जैसे लाहौर कलंदर ने पूरा सीजन यानी कि कोविड से पहले और ये मैचों में परफॉर्म किया ना, वंडरफुल परफॉर्म कर रही थी। और वो लाहौर के क्या पूरे पाकिस्तान के दिल जीते हुए थे। और वो जो परफॉर्म करते आ रहे थे, वीजे हो गया, समित पटेल हो गया, डंक हो गया, फीज हो गया, ये बड़ी अच्छी तरह उनको टीम को ना आगे लेके चल रहे थे। उनका बॉलिंग का शोबा भी बड़ा मजबूत था, उनका बैटिंग का। मगर फाइनल में देखें, वो टॉस देखें, मैं हमेशा टॉस को अहमियत नहीं देता। ठीक है, आपने टॉस जीता, बारी लेनी चाहिए थी भाई, उनको देनी चाहिए थी। ये डिसीजन देखो, फ्रेंचाइज के साथ हम बहस नहीं सकते, फ्रेंचाइज के अपने कवानीन है। अब देखें, आप शायद कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं। अब देखें, आप नायब कप्तान बना रहे हैं रिजवान को, कराची किंग्स की तरफ से वो बैठा हुआ है, वो उसको पहले भी नहीं खिलाया गया, उसको अभी नहीं खिलाया गया। अभी भी 3 ओवरसीज खिलाए कराची ने, चौथा इमाद यूसुफ, उमैद और आसिफ को उन्होंने फास्ट बॉलर खिला दिया। भाई, अगर आपको बैटिंग की जरूरत थी, आप रिजवान को नहीं खिलाते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फ्रेंचाइज के ऊपर बात करना हमारे लिए बेमानी है, क्योंकि उनके अपने डिसीजन है, उन्होंने वो करने होते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया होता है। वो बेहतर समझते जी हमने किसको कप्तान बनाना है, किसको टॉस देकर पहले बारी देनी है, ये वो उनका डिसीजन है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आपको अब फ्यूचर में ऐसा कौन से पाकिस्तानी प्लेयर नजर आते हैं, एज ए बॉलर बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलरली, जो पाकिस्तान को लंबा टाइम सर्व कर सकते हैं और जिनके अंदर स्किल्स हैं, स्विंग के लिहाज से भी और लेंथ के लिहाज से भी, आप समझते हैं कि बड़े ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर है वो? कोई 3-4 नाम हमें बताइए कि आपकी नज़र में ऐसे कौन से बॉलर्स हैं? तो अब आपके शहनशाह अफरीदी, मूसा खान, नसीम शाह, ये जो रुहेल नजीर, हैदर अली, अब्दुल्ला शफीक, ये 3 साल हमने सिलेक्शन किए इन बच्चों की हमने। और यही जो लड़के जो आप खेल रहे हैं ना, 5-6 टीम है, ये हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। अब जो उसके पीछे देख लेना, आपके इसके पीछे आपके पास अंधेरा है। आपके पास अब वो जैसे क्रिकेट आपने 6-6 टीमें कर दी ना, अब इतने यंगस्टर आपके पास नहीं है।
आपके पास वो फास्ट बॉलर पीछे नहीं है। अब आपको बहुत मेहनत करना पड़नी है। अब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर एक लाइट जलानी पड़ेगी नीचे की तरफ ढूंढने के लिए, आंखें चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब आपके पास बैकअप में इतना अच्छा फास्ट बॉलर नहीं है। आपने डोमेस्टिक भी देख लिया है बड़ों का, कितने को आपने 150 वाले बॉलर देखे हैं, मुझे बताएं। सारे 110 5-10 वाले खेली जा रहे हैं। और भाई उनसे मैं जान तो नहीं छुड़ाना चाहता क्योंकि उनका रोजगार लगा हुआ, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी बात है जब तक फिट है। मगर ये देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना है। हमने कौन सा अब सेटअप बनाना है, कौन से हमने यंगस्टरों को आगे लेके आना है, क्योंकि अब हमें बहुत सारा टैलेंट चाहिए नीचे से, हमें मिडिल ऑर्डर में भी चाहिए। हमें और स्पिनर नहीं है। हमने सकलैन मुश्ताक को सईद अजमल के लिए तो बुला लिया था, अब अकेडमी भी लगा दिया। अब मैं देखता हूँ ना सकलैन मुश्ताक साहब एनसीए में आके एंजॉय करें, हमें मैं यही आपसे पूछने लगा था कि ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल क्रिकेट अकेडमी से, उस सारे कोचेज मोहम्मद यूसुफ आ चुके हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, तो ये सारे डिसीजन को पीसीबी के कैसे देखते हैं कि हाई परफॉर्मिंग सेंटर का कुछ आप बताना चाहें कि आपको लगता है कि ये नए क्रिकेटर प्रोड्यूस करके देंगे? अभी 1.5 साल हुआ है, अभी कोई नजर आया आपको? आपने कोई उनका प्रोडक्ट सुना है कि ये लड़का हम लेके आए थे अफगानिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, हजारा से, टोबा टेक सिंह से, ये कोई सुना आपने? अब भाईजान काम करना पड़ता है, टैलेंट को आगे शो कराना पड़ेगा। ये जो मैंने नाम लिए ना, और 5 साल में नाम लेके दे सकता हूँ। अब सकलैन मुश्ताक बताए ना, मैं और स्पिनर कुछ जादूगर पैदा करके दिखा दे। मोहम्मद जाहिद को लगाया ना, कोई इसको पता ही नहीं है पाकिस्तान में क्रिकेट क्या होती है, वो इंग्लैंड में रह रहा है, आप उसको यहाँ पे लेके आ गए हो। और भाई इस तरह नहीं होता। उसने कौन से मुल्क में कोचिंग की है, उसने कौन सी डोमेस्टिक टीम की कोचिंग की है? जो मुडी पा एनसीए में काम कर गया ना इरफान, कोई भी नहीं कर सकता। उसने बच्चों को, यंगस्टर को, सीनियर प्लेयर की इतना केयर किया जैसे हमने बच्चों की तरह कोई नहीं करता होगा, जैसे मुडी पा ने की है केयर। बिल्कुल ठीक बात। अभी आप लास्ट ये बताइए ना, उसको सलूट करना चाहिए। और वो क्यों छोड़ के गया? आपको उसको मनाना चाहिए था, आप उसको रोकना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट में ये कोचिंग के ऊपर लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि जैसे पहले मिकी आर्थर से हमें नजर आया कि एक टीम उन्होंने बिल्ड की, टीम के अंदर अगर अल्ट्रेशन होती थी तो 1 या 2 प्लेयर की होती थी। अब हम देखते हैं कि किस चाहे T20 हो रहा है, पर्टिकुलरली T20 और ODI के अंदर कोई बाबर के अलावा किसी प्लेयर को यही पता नहीं होता कि मैंने शायद नेक्स्ट मैच खेलना है या नहीं खेलना। तो अब वो इफ्तिखार है, जैसे वो कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, कोई उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है ऐसा। इसी तरह और फखर की भी बात हमने की। तो ये आप इस पर्टिकुलरली कोच के रोल को कैसे देखते हैं कि मिकी के बाद मिसबाह की रिप्लेसमेंट आई, और मिसबाह का रोल कैसे देखते हैं आप एज ए कोच? देखिए, मिसबाह को जितना हम तनकीद कर देंगे ना, वो बेमानी है। वो उसने अपनी डगर पे चलाया हुआ, जैसे वो पहले मशहूर था, अभी भी वही कर रहा है। उससे अच्छे कोई फैसले नहीं हो रहे। वो भी यंगस्टर पे इतना रिलाय नहीं कर रहा। वो भी डिसीजन ऐसे लेता है। अभी जैसे ये जिम्बाब्वे के खिलाफ जो वो क्या कहते हैं, वो सुपर ओवर हुआ था, उसमें आप देखें किसको उसने ओपन करवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये डिसीजन भाईजान मैनेजमेंट लेती है ना, ये कोच लेता है ना जी। तो हम वो मैच हम जीत जाते। आपने ओपन किसको करा दिया, आपने बॉलिंग किसको करा दी भाईजान? ये जो चीजें है ना, ये बहुत ये तजर्बे के साथ आती हैं। कोचिंग और चीज है, क्रिकेट और चीज है, ये 2 मुख्तलिफ बुक्स है। अब अगर आपने कोचिंग में आना था ना, तो फिर आपको इन चीजों को पहले भापना चाहिए था। अब भाई कोई लास्ट मैसेज देना चाहें आप पीसीबी को पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से? देखिए जी, मैं तो कहूंगा, मेरा देखें, मैं इस टाइम बैठा हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं देखे पीसीबी की शर्ट पहनी हुई है। मैं पीसीबी ने हमें बनाया है, इस पाकिस्तान ने हमें बनाया है, और हम नहीं चाहते कि ये हमारा अदारा जो है वो डाउन हो। हम इस अदारे के लिए दुआ गो हैं। ये इसी तरह काम करता रहे, ये इसी तरह क्रिकेट को बहाल करता रहे, इसी तरह जो जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे अच्छे फैसले करे, अच्छे क्रिकेट को आगे लेके चलें। जो पूरी दुनिया में जैसे क्रिकेट स्टैब्लिश होती है ना, अगर आप इरफान भी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया इधर जाते हैं ना, वहां पे जूनियर लेवल पे जो है ना, वो बहुत काम किया जाता है। उनकी नर्सरी है, उनके छोटे क्लब बनाए हुए हैं, उनकी छोटी एकेडमी है, जहां पे ये बच्चों का फ्यूचर डेवलप होके आगे तरफ आता है। जी, बहुत शुक्रिया अमन नज़ीर साहब, आपके टाइम का, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, होपफुली आपको भी आज का इंटरव्यू और शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।